लास्ट पार्ट के एंड में डू ने सभी को बता दिया था कि वो उस मिस्टीरियस पावर हाउस से मिल चुका है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और उसके बारे में जानना चाहते थे। जिसी के साथ ही जो मेयर होते हैं वो कहने लगते हैं, तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारी सिटी की रक्षा करे, जिसलिए हम उसे काफी सारे अच्छे ऑफर्स देंगे। लेकिन इस जगह पर डू मना करता है और कहने लगता है वो मिस्टीरियस पावर हाउस इस जगह पर अपने आप को मिस्टीरियस रखना चाहता है और अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। इसी के साथ ही डू अपने मन में कहने लगता है, अच्छा हुआ इस जगह पर बॉस ने और मैंने पहले ही इन सारी चीजों की प्लानिंग कर ली थी, वरना अभी मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक नई कहानी बनाना। डू इस जगह पर बताने लगता है वो इस जगह पर हम लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा। इसी के साथ ही अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था, वो एक मिस्टीरियस पावर हाउस है, उसका लेवल इस जगह पर फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा है, तो वो हमारे साथ आखिरकार क्यों ज्वाइन होगा। डू तभी सिटी लॉर्ड से कहने लगता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी सिटी की प्रोटेक्शन करता रहेगा, क्योंकि इस सिटी के अंदर उसका कोई खास इंसान रहता है जिसकी रक्षा करने के लिए वो इस जगह पर मौजूद है। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं जो टीचर होती है और दूसरी जो शैडो लीडर होती है वो भी कहने लगती है, मुझे इसके बारे में पहले से ही अंदेशा था। टीचर इस जगह पर कह रही होती है, क्या वो स्पेशल पर्सन निंगफेंग हो सकता है। इसी के साथ ही निंगफेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो निंगफेंग होता है वो नहा रहा होता है। नहाते हुए कहता है, जितने भी मुझे एंड गेम आर्टिफैक्ट्स मिले थे मैंने उन सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स को यूज किया, जिसके बाद मुझे काफी सारी मेमोरीज मिली जो कि डीमन गॉड्स की हैं, और इस जगह पर मुझे उनकी मेमोरीज में ज्यादा कुछ नहीं मिला जो कि मेरे काम का है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में मुझे भी एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो ह्यूमंस है वो अभी भी अपनी अवेकनिंग को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, वो ना ही अपनी अवेकनिंग को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, और काफी सारे वर्ल्ड इन्हीं सारी चीजों की वजह से तबाह हो गए इन डंजन्स के वजह से, क्योंकि उन डंजन्स में से इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकले कि एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया। अब वो इसी के साथ ही बताने लगता है उनकी मेमोरीज में काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनका यूज कर मैं इस वर्ल्ड को पावरफुल बना सकता हूँ, लेकिन मैं इनका यूज डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली इनका यूज किया सभी लोगों को मेरे ऊपर शक होगा। इसीलिए मुझे एक टीम बनानी होगी जिसके जरिए मैं सारी चीजों को कर सकूं और मेरे ऊपर कोई शक भी ना करे। फैंग इसी के साथ ही कहता है, हाँ मुझे इन सारी चीजों को करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी, उन्हें स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि आगे चलकर मेरे ऊपर अगर कोई भी खतरा है तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ ही वो कहता है, ह्यूमन वर्ल्ड तो अभी काफी ज्यादा कमजोर है, अगर ह्यूमन वर्ल्ड को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना है तो मुझे और भी ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज के लिए और भी ज्यादा एंड गेम आर्टिफैक्ट की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगली बार मुझे एंड गेम आर्टिफैक्ट कहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर वो मिल गए तो उनके अंदर से जो मेमोरीज मिलेंगी उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिनका यूज कर मैं अपनी पावर को भी हिडन कर सकता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। इन्हीं सब चीजों के बारे में वो सोच रहा होता है, लेकिन इसी के बाद ही यू का कॉल आ जाता है इस जगह पर, और वो मिंग को बुलाने लगती है रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसने अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, और पिछली बार इसे थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में है। यू इस जगह पर कहने लगती है, तो मैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ, एक ट्रीट देना चाहती हूँ, तो शाम को हम दोनों मिल रहे एक रेस्टोरेंट में, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दूंगी। फैंग भी कहता है, जरूर, मैं भी काफी दिनों से तुमसे मिलना चाहता था ताकि तुम मुझे थोड़ी बहुत टीचिंग्स दे सको अपने लेवल को बढ़ाने में। यू कहती है, जरूर, इस जगह पर मैं तुम्हें टीचिंग्स दूंगी, लेकिन उस जगह पर आ जाना। इसके लिए फैंग भी तैयार हो जाता है। सीन दिखाया जाता है हमको इस जगह पर यू का, जो कि अपने साथियों के साथ होती है, और इस जगह पर जो झाव है उसने भी अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं, तुम दोनों ही अमेजिंग हो, तुम दोनों ने ही सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन यू इस जगह पर सबसे ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने एक हिडन क्लास को भी ओपन किया, तो आज रात तो इस जगह पर पार्टी होने वाली है। यू की दोस्त तुरंत यू के पास आती है और कहती है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी हम इस जगह पर झाव को देखते हैं। झाव कहने लगता है, ठीक है, मैं आज सभी को पार्टी देने वाला हूँ। मेरे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में प्रमोट होने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इतनी यंग एज में इसने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। झाव कहता है यू से, तुम भी उस जगह पर आ सकती हो। यू इसके लिए मना कर देती है और कहती है, मेरा आज रात का कुछ और का प्लान है, इसीलिए मैं तुम्हारे वहां पर बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ इस जगह पर। और वो इसके साथ ही जाने लगती है। झाव अपने मन में कहने लगता है, यहाँ पर जो यू है उसने एक हिडन क्लास को ओपन किया और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को मुझसे भी जल्दी कंप्लीट कर लिया, और एक एस क्लास के मिशन के साथ आने वाले टाइम में हम दोनों के बीच में जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और शायद से कुछ ही टाइम बाद ये जो हमारी हंटर टीम है ये भी पूरे तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन इसी के बाद ही वो सोचने लगता है, और ये सब कुछ हो रहा है इस जगह पर उस लड़के की वजह से। वो इस जगह पर फैंग को गालियां दे रहा होता है और कहने लगता है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी इस जगह पर जो यू की दोस्त होती है वो कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू कभी भी इस टीम को इस जगह पर खत्म नहीं करने वाली है, क्योंकि यू ने इस टीम को बनाया। लेकिन जाओ इस जगह पर बोलता है, जब वो स्ट्रांग बन जाएगी तो हम जैसे कमजोर लोगों की उसको क्या जरूरत होगी। वैसे भी उसने एक हिडन क्लास को ओपन किया है, तुम्हें नहीं पता है हिडन क्लास की पावर कितनी ज्यादा होती है। अगर तुम्हें हिडन क्लास की पावर के बारे में पता होता तब तुम इस तरीके की बात नहीं करती। तुम तो अभी इस जगह पर अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हो, इसीलिए इस तरीके की बातें बिल्कुल भी मत करो। अब यू के दोस्त को भी इस जगह पर लगने लगता है सही में उन लोगों का गैप धीरे धीरे कर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में यू इस टीम को पूरे तरीके से खत्म कर देगी। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में मिंग और यू एक कैफे के अंदर होते हैं, जिस जगह पर मिंग खाना खा रहा होता है और कहने लगता है, तुमने तो इस जगह पर काफी सारे
खाने को मंगाया है। क्या तुम्हें लगता है इतना सारा खाना हम दोनों अकेले खा पाएंगे? लेकिन मैं इस खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इसे खाना चाहता था काफी लंबे टाइम से, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। वो इस जगह पर नाटक कर रहा होता है और अपनी पावर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता। यू कहने लगते है तुम इसे जल्दी जल्दी खा सकते हो इस जगह पर। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, आखिरकार जो तुम्हारा लेवल अप है वो किस तरीके से चल रहा है। वो बताने लगता है मेरी पावर्स अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, आने वाले टाइम में मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ। लेकिन तुमने आखिरकार मुझे ये ट्रीट क्यों दी? तुम बाकी सभी दोस्तों के साथ दूसरी जगह पर भी जा सकती थी। यू बताने लगती है उसने ये ट्रीट उसे इसलिए दी क्योंकि उसके उस मेडल की वजह से, यानी कि उस आर्टिफैक्ट की वजह से उसकी एक हिडन क्लास ओपन हो गई। तभी इस जगह पर वो कहने लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था इस जगह पर कि उससे तुम्हारी हिडन क्लास ओपन हो जाएगी। मैंने तो बस वो तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हारी पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आगे चलकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, बस इसीलिए मैंने वो चीज तुम्हें दी। इसी के बाद ही फैंग अपने मन में कहने लगता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इससे तुम्हारी हिडन क्लास ओपन हो सकती है। यू इसी के साथ ही कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ तुम भी जल्दी लेवल अप करो, इसीलिए मैं तुम्हें अगली बार टीम में ले जाऊंगी अपने साथ। इसी के साथ ही फैंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा एक टीम में, और एक टीम मिशन को हम पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर वो भी कहने लगती है काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसी के साथ ही उसको तकलीफ होने लगती है। तभी इस जगह पर फैंग कहता है इस जगह पर क्या हुआ तुम्हें? वो बताती है उसके मिशन के दौरान इस जगह पर उसे चोट लग गई थी। इस जगह पर फैंग भी सोच रहा होता है एक एस क्लास का मिशन मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आखिरकार इसे इतनी ज्यादा चोट क्यों लगी है जबकि ये अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में थी। तभी वो सोचने लगता है शायद से सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो टेस्ट होता होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होता होगा, जिस वजह से ये सारी चीजें यू के साथ हुई। फैंग कहने लगता है तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था। यू कहने लगती है ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन इससे कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि ये एक बॉस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से हुआ था। तभी उसको एक कॉल आने लगता है। फैंग कहता है आखिरकार ये कॉल किसका है, और इसी के साथ ही वो उस कॉल को पिक करता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तभी सामने से आवाज आती है मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हें वो मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला था। मैं उस आर्टिफैक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर तुम उसके बारे में मुझे बता देते हो तो तुम इस जगह पर बच जाओगे, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। फैंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है अब ये किसने कॉल किया, क्या कोई मुझे इस जगह पर प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है? यू कहती है आखिरकार क्या हुआ? फैंग कहने लगता है कुछ नहीं, इस जगह पर कोई गड़बड़ ऐसा किसी का रॉन्ग नंबर लग गया इस जगह पर, जिस वजह से उसने गलती से मुझे कॉल कर दिया। तभी यहाँ पर यू कहती है लेकिन ये आर्टिफैक्ट की बात कर रहा है, लेकिन मैंने किसी को भी इस आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं बताया। फैंग कहने लगता है शायद से कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, तुम्हें दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यही कॉल वापस से उसको आता है और वो वापस से इस कॉल को उठाते हैं तो वो बंदा वापस से उसी तरीके की बातें करने लगता है कि आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं बताओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस तरीके से मार डालूंगा। तभी यहाँ पर फैंग कहता है आखिरकार ये बंदा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? यू के सामने हूँ जिस वजह से मुझे शांत रहना होगा। फैंग इसी के बाद ही कहता है तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग गया शायद से, तुम्हें वापस से नंबर ट्राई करना चाहिए, और कॉल को तुरंत ही कट कर देता। अब इसी के बाद ये शॉप से जाने लगते हैं। यू कहती है मुझे तुम्हारे घर तक आना चाहिए क्योंकि उस जगह पर खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। फैंग कहने लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को संभाल सकता हूँ, मेरे घर पर मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो बस एक रॉन्ग नंबर था या फिर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त प्रैंक करने की कोशिश कर रहा होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसी के बाद ही वो दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को बाय कहते हैं, गुड विश करते हैं, और इसी के बाद ही हमें दिखाया जाता है सीन फैंग के घर का, जहां पर वो अपने अपार्टमेंट में आकर अपने अपार्टमेंट के डोर को ओपन करने लगता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के डोर को ओपन करता है उसकी आंखें शॉक होकर खुलती हैं क्योंकि वो देखता है सामने की तरफ, क्योंकि उसके घर की हालत एक कूड़ेदान की जैसी हो गई थी। फैंग कहने लगता है ये सब कुछ किसने किया, मैं तो इस तरीके से अपने घर को नहीं छोड़कर गया था। वो देखता है उसकी बुक्स, उसका जितना भी सामान था इधर उधर पड़ा हुआ था। फैंग कहता है ये किसने किया? तभी एक बंदा सामने आता है और कहने लगता है तो तुम इस जगह पर फैंग हो, मैंने तुम्हें कॉल करके समझाने की कोशिश करी थी लेकिन तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, तो इसीलिए अब तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना होगा। फैंग कहने लगता है उस टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इस तरीके की हरकत करोगे, अब इन सारी चीजों का हर्जाना तुम ही देने वाले हो। लेकिन वो बंदा कहता है अगर तुम मुझे अभी भी आर्टिफैक्ट दे देते हो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम इस जगह पर मारे जाओगे। फैंग कहने लगता है मुझे बताओ इस जगह पर किसने तुम्हें इस जगह पर भेजा है, उसका नाम बताओ। लेकिन वो बंदा कहता है अभी तुम थोड़े ही टाइम पहले इस जगह पर अवेक हुए हो और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, अब यहाँ पर तुम्हें ये एटीट्यूड काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक इस तरीके का लड़का जो कि अभी अभी थोड़े टाइम पहले अवेक हुआ है वो मेरे से इस तरीके से बात करेगा। तभी उसका जो दूसरा साथी होता है वो पीछे से फैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है बास्टर्ड अब मर जाए इस जगह पर, लेकिन फैंग उसी टाइम पर इसके अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। फैंग के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि उस बंदे को पता भी नहीं चलता कब उसके ऊपर हमला हुआ, और फैंग के एक ही हमले के बाद वो बंदा नॉकआउट होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैंग के सारे स्टैट्स 100+ हो चुके थे। दूसरा असेसिन इस जगह पर कहने लगता है उस बंदे ने अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था, इसके पास तो मैजिक टाइप पावर थी, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? वो असेसिन इसे नहीं मार पाया, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शायद से जो हमें रिपोर्ट्स मिली है वो गलत है, मुझे कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा, लेकिन इस जगह से निकलने से पहले एक ट्राई मैं इस जगह पर जरूर करूंगा। हम देखते हैं उसके पास एक हिडन वेपन होता है जिसका वो यूज करने वाला था अभी फैंग के ऊपर, और वो कहता है अभी चांस है मेरे पास उसके ऊपर हमला करने का। फैंग भी अपनी बॉडी के चारों तरफ अपने ऑरा को ले आता है, ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे इस जगह पर, अब तुम मुझे अगर बताओगे नहीं तो इस जगह पर मारे जाओगे। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है इस जगह पर फैंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता और वो अटैक उसके साइड से निकल जाता है। फैंग कहता है इस तरीके के बचकाने अटैक्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस तरीके के हमले अगर तुम करोगे तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। वो बंदा भागते हुए कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है इस जगह पर, और इस मॉन्स्टर का सामना मेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं
क्या कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। वो इसी के साथ ही भागते हुए कहता है उस बंदे ने इस जगह पर हमें धोखा दिया है, मैं तो उसे मार डालूंगा अगर वो मुझे मिल गया। अब वो यहाँ पर कूद ही रहा होता है, तभी फैंग उसे पकड़ लेते हैं और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता ये इस जगह पर फर्स्ट फ्लोर नहीं है जिस जगह से तुम कूद कर बच जाओगे, अगर तुम इस जगह से कूदे पक्का के पक्का मारे जाओगे। और वो इसी के साथ ही उन लोगों को पीटने लगता है और कहता है इन सारी चीजों का हर्जाना तुम मुझे किस तरीके से देने वाले हो, मुझे इन सारी चीजों का पे बैक करो वरना तुम सभी को मार डालूंगा मैं। तभी यहाँ पर वो कहते हैं हमने इस जगह पर सारी की सारी चीजों का पे बैक कर दिया है, सारा का सारा पैसा तुम्हें दे दिया है, अभी भी तुम इस जगह पर हमें क्यों पीट रहे हो, अब हमें इस जगह से जाने दो। फैंग कहता है लेकिन अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया आखिरकार वो कौन था जिसने तुम्हें इस जगह पर भेजा मुझे मारने के लिए, मुझे हंट करने के लिए। वो बता देता है झाओ नाम के बंदे ने इस जगह पर भेजा था मुझे, क्योंकि उसकी एक साथी इस जगह पर उसी के साथ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करती है लेकिन एक हिडन क्लास को ओपन करती है, जिसके बाद वो भी एक हिडन क्लास को ओपन करना चाहता था और तुमसे उन ट्रेजर्स को हासिल करना चाहता था ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके और अपने ट्रेजर्स की हेल्प से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। फैंग कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इस तरीके की हरकत करेगा, लेकिन अभी इस जगह पर मेरे पास एक टेक्निक है जिसका यूज कर मैं उसे एक अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। तभी वो अपनी एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इस स्किल का यूज कर वो किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकता है अपनी जगह पर बैठकर। और यहाँ पर अब वो उन दोनों के सोल के ऊपर अपने इस पावर को यूज करने लगता है। हम देखते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है और इसी के बाद ही सीन इसी जगह पर कट हो जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है एक रोड साइड एरिया का जिस जगह पर दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये झाओ और उसका साथी होता है जो कि इस जगह पर एक टैंक है, वो इस जगह पर आपस में बात कर रहे होते हैं। झाओ कहने लगता है तुमने आज इस जगह पर अपने काम को सही से नहीं किया वरना इस जगह पर यूं तो मुझसे इंप्रेस हो ही जाती, लेकिन क्या तुमने दूसरे काम को कर लिया इस जगह पर जो मैंने तुमसे कहा था उस जगह पर कुछ लोगों को भेजना जो कि फैंग से उन ट्रेजर्स को हासिल कर सके। वो बंदा कहता है हाँ मैंने उन कामों को कर दिया है और शायद से वो लोग अभी अपने कामों को ही कर रहे होंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। झाओ कहता है मैं चिंता नहीं कर रहा इस जगह पर, बस उस जगह पर यू ना हो वरना यू से बचा लेगी और वो दो बंदे पकड़े जाएंगे और मेरा नाम ले लेंगे तो यू के सामने जो मेरी इज्जत है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और वैसे भी आज जो हुआ है उसके बाद तो मेरी इज्जत पहले से ही खराब हो चुकी है। वो टैंक कहने लगता है लेकिन उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी, हमने उस बॉस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से यू के ऊपर छोड़ दिया था। यू उसका अकेला सामना कर रही थी और मैंने भी टैंकिंग नहीं करी लेकिन फिर भी वो उसका सामना कर पा रही थी और उसने आखिरकार उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, लेकिन उसमें वो भी घायल हो गई थी लेकिन फिर भी उसकी एक हिडन क्लास ओपन हो चुकी है। अब इस जगह पर मैं क्या करना है? झाओ कहता है कोई भी चिंता की जरूरत नहीं, अभी भी वो घायल है, वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर फैंग मारा भी जाता है तो। तभी वही बंदा जिस असैसिन को इन लोगों ने भेजा था वो सामने से आते हुए कहता है तो इस जगह पर ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई, यू इस जगह पर तुम्हारी वजह से घायल हुई थी, तुम तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वो अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और इसके ऊपर फैंग का कंट्रोल पूरे तरीके से हो चुका था, लेकिन झाओ आगे बढ़ता है और कहता है मेरे मसले में अगर तुमने दोबारा से इंटरफेयर किया मैं मार डालूंगा तुम्हें। लेकिन वो बंदा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे मार सकते हो? इस जगह पर तुमने यू को तकलीफ देने की कोशिश करी, अब तो तुम इस जगह पर मरने के ही लायक हो, मैं तुम दोनों को इस जगह पर मार डालूंगा। झाओ कहता है किस तरीके की बातें कर रहे हो इस जगह पर, अगर दोबारा से इस तरीके की बात की मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुम्हें मेरी पावर के बारे में नहीं पता। लेकिन अब वो बंदा इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। उसके पास भी इस जगह पर डार्क पावर होती है क्योंकि उसको फैंग ने कंट्रोल कर रखा है और उसकी पावर इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उन दोनों को ही उनके गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है तो ठीक है अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो और मुझे मार सकते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ इस जगह पर। अब हमें फैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है तुम लोगों की वजह से यू इस जगह पर घायल हो चुकी है तो अब इस जगह पर यही सही होगा कि तुम इस जगह पर मारे जाओ। वो अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है, वो इतनी ज्यादा पावर को रिलीज करता है इस जगह पर वो दोनों छूट भी नहीं पा रहे होते और कुछ भी नहीं कर पाते सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बावजूद। और इसी के साथ ही उनकी बॉडी से उनकी सारी की सारी एनर्जी निकलने लगती है जिस वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे कर बूढ़ी हो रही थी और एजेड होने लगती है। वो दोनों इस जगह पर माफी मांगने लगते हैं सारी चीजों के लिए लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी धीरे धीरे कर राख बनने लगती है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं फैंग की पावर की वजह से इनकी बॉडी इस जगह पर गायब हो जाती है और जिस बंदे को फैंग ने कंट्रोल किया था अब उस बंदे की भी बॉडी धीरे धीरे कर गायब हो रही होती है। फैंग कहने लगता है जब मैं किसी को मारता हूं तो इसी तरीके से सबूत छिपाना काफी ज्यादा अच्छा रहता है, अगर किसी को उनकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो इस जगह पर कौन मेरे ऊपर शक करेगा। और अब वो कहने लगता है लेकिन अब मेरा घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि अगर किसी को भी एंड गेम ऑब्जेक्ट या फिर कोई और चीज का फॉर्मूला मेरे घर से मिल जाता मेरे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए ये अच्छा हुआ कि इनको कुछ भी इस जगह से नहीं मिला। लेकिन अब धीरे धीरे कर मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, इसीलिए मुझे कुछ भी कर एंड गेम ऑब्जेक्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने घर में रखे हुए काफी सारे जो फॉर्मुलाज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के बारे में मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा था और इसी वजह से अभी मैं पकड़ा जाने वाला था। अगर इन लोगों ने उन फॉर्मुलाज को उठा लिया होता और इस जगह से ले जा चुके होते तो मैं इन्हें कभी ढूंढ भी नहीं पाता। ये तो अच्छी बात हुई कि इन लोगों को वो चीजें बिल्कुल भी नहीं मिली। तो अब इस जगह पर टाइम आ चुका है घर को शिफ्ट करने का। अब मैं जाने वाला हूँ डू के घर में क्योंकि एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे के घर में रहने की वजह से मेरे को कोई भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। डू के घर का सीन दिखाते हैं जो कि एक बड़ा सा विला होता है। डू इस जगह पर गुस्सा होते हुए कहता है बॉस आप मुझे बताइए इस जगह पर आखिरकार आपके ऊपर हमला करने की कोशिश किसने करी, मैं उसके बारे में पता लगाकर उसको पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। फैंग कहने लगता है चिंता मत करो, इन सारे के सारे मसलों को मैंने पहले से ही खत्म कर दिया है। मैं तुमसे इस जगह पर दूसरी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं इस जगह पर रहना चाहता हूँ और मुझे एक फार्मासिस्ट की जरूरत है, एक एल्केमिस्ट की। ये सुनने के बाद डू कहता है एल्केमिस्ट तो मेरे जानने में बहुत सारे हैं लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो भरोसे के लायक होंगे या फिर नहीं। फैंग कहता है लेकिन मुझे एक भरोसे के लायक एल्केमिस्ट चाहिए क्योंकि मेरे पास काफी सारी एल्केमी स्किल है जिनका मैं यूज नहीं कर सकता। लेकिन वो बंदा
बंदा उनका यूज कर सकता है। डू कहता है ठीक है, इस जगह पर मैं उसकी तलाश करता हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर फैंग कहने लगता है मेरे को काफी सारी चीजें मिली है जो कि एंड गेम ऑब्जेक्ट से मिली है, जिनके अंदर काफी सारी मेडिसिन के बारे में लिखा है। अगर मैं उन्हें बना लेता हूँ मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, लेकिन इसी के बाद भी मैं उसे नहीं बेच सकता इस टाइम पर, क्योंकि मेरे को एल्केमी बिल्कुल भी नहीं आती। और झाओ के जैसे काफी सारे और लोग होंगे जो कि इस तरीके की चीजें मुझसे चुराना चाहेंगे, तो इनको संभालने के लिए अपनी पावर को भी अप करना जरूरी है, ताकि ये लोग मेरी तरफ देख भी ना पाए और इन लोगों को मैं कुचल कर रख दूं। और अब वो ये भी बताता है वो एल्केमी स्किल को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी भी इन चीजों के ऊपर स्टडी नहीं करी। और वो कहता है मुझे सब कुछ खत्म करना होगा, यानी कि अपना एक प्लान बनाना होगा जो कि फुल प्रूफ हो। और इस जगह पर मैं भी सेफ हूँ जब तक का डू इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, तो आखिरकार कोई मुझे क्यों परेशान करेगा। हमें सीन दिखाते हैं फैंग किसी से बात कर रहा होता है, ये यू होती है इस जगह पर, वो यू से भी एल्केमिस्ट के बारे में बात करता है। तो यू इस जगह पर कहती है मैं एक एल्केमिस्ट को जानती हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसका भाई इस जगह पर एक अच्छा एल्केमिस्ट है, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं कह सकती कि वो तुम्हारे काम को करेगा या फिर नहीं, लेकिन वो भरोसेमंद इंसान है, वो हमारी टीम में भी ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन झाओ और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जिस वजह से हमारी टीम में कभी भी वो ज्वाइन नहीं हो पाया। फैंग कहने लगता है तो ठीक है, इस जगह पर मैंने उसके मसले को तो अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। ये बातें वो अपने मन में कह रहा था। इसी के बाद ही वो यू से कहता है क्या मैं उस बंदे से मिल सकता हूँ। यू भी इसकी एग्री करती है, लेकिन कहने लगती है आखिरकार तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो। फैंग बताता है इस जगह पर वो कल अपने घर की सफाई कर रहा था, उस जगह पर उससे काफी सारी ऐसी मेडिसिन के फॉर्मूले मिले जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता, और वो उससे उसके बारे में पूछना चाहता है। वो कहती है तो वापस से इस जगह पर तुम्हारे घर में तुम्हें कोई चीज मिली। फैंग कहने लगता है हाँ, और इस टाइम पर भी मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, शायद से मुझे और भी कुछ चीजें मिल जाए जिनका हम यूज कर सके। तो यू कहती है ठीक है, इस जगह पर मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दूंगी। वैसे उसका नाम जू है। हमें सीन दिखाते हैं जू और फैंग का जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जू कहने लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अपने फॉर्मूलाज दिखा सकते हो, अगर वो इस जगह पर सही होंगे उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। हम देखते हैं बाहर का सीन जिस जगह पर यू और उसकी दोस्त होती है। उसकी दोस्त कहने लगती है मेरे भाई ने आखिरकार मुझे बाहर क्यों निकाल दिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यू कहने लगती है तुम शोर मचा रही थी और एक एल्केमिस्ट को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए बाहर निकाल दिया गया है तुम्हें। हम देखते हैं फैंग और जू को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जू कहने लगता है इसकी सारी की सारी मेडिसिन तो नॉर्मल है इस जगह पर, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास हैं, मैं इनसे इस मेडिसिन को बना सकता हूँ, लेकिन इसका यूज क्या है इस जगह पर, इसके बारे में बताओ। फैंग बताने लगता है इसका यूज इस जगह पर यह है कि ये किसी भी बंदे के एक्सपीरियंस को 100% तक ले जा सकती है। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है अभी तक जो कि 100% एक्सपीरियंस को पहुंचा सकती है किसी भी बंदे के, लेकिन इस जगह पर अगर ऐसा होता है तो हम लोग काफी ज्यादा जल्दी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं इसका ट्रायल अभी करता हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंग कहता है ठीक है तुम इसका ट्रायल करो, तब तक मैं बाहर जाकर बैठता हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जू कहने लगता है लेकिन तुम्हें थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेडिसिन को बनाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को पहली बार कर रहा हूँ। और वो इसी के साथ ही कहता है चलो ठीक है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और कहने लगता है मैंने इस मेडिसिन को परफेक्टली बना लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ी चीजें करनी बाकी है, इसीलिए मेरा वेट करना। यहाँ पर अब वो लोग बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं जो तुमने मेडिसिन का फॉर्मूला दिया है इस जगह पर, उससे मेरा भाई सही में काफी ज्यादा खुश है, लेकिन आखिरकार उसमें ऐसा क्या था। फैंग इन्हें भी बताता है इस जगह पर उस मेडिसिन के फॉर्मूला को यूज कर कोई भी अपने एक्सपीरियंस को 100% तक ले जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन ऊपर कुछ चल रहा था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता होता, ऊपर से काफी ज्यादा धमाकों की आवाज आ रही थी। अब वो भी ऊपर जाते हैं जिस जगह पर हम देखते हैं एक स्लाइम को जो कि इस जगह पर भाग रहा होता है और कहने लगता है मास्टर मेरे ऊपर प्लीज इसका यूज मत करो। तभी यहाँ पर जो जू होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्लाइम के ऊपर हमला करता है। वो जैसे ही उस स्लाइम के ऊपर हमला करता है, उस हमले की वजह से वो स्लाइम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखने के साथ ही वो लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फायर पावर हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। वो बताने लगता है कि उसका एक्सपीरियंस 100% बूस्ट हो चुका है, जिस वजह से अब उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो इस जगह पर फैंग को भी बताने लगता है उसने जो फॉर्मूला इस जगह पर लेकर आया था वो सही में इस जगह पर कारगर है और इसका यूज करते काफी ज्यादा जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है। यहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। वो फैंग के पास आता है, फैंग के पास आते हुए कहता है सही में ये अमेजिंग है, इसे अगर तुम बेचोगे तो काफी ज्यादा जल्दी अमीर बन जाओगे। फैंग कहने लगता है हाँ मैं इसे काफी ज्यादा जल्दी तो बेच सकता हूँ, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं आया। सबसे पहले मुझे ये सारी चीजें अपने दोस्तों को देनी है, क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा तो मेरे ऊपर ही होगा। वो यहाँ पर अभी भी अपनी पावर का यूज करते हुए शो ऑफ कर रहा होता है। जो कहने लगता है मैं अपनी पावर तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ। वो अपनी लैब को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी बहन कहने लगती है मेरा भाई मुझे लैब में आने भी नहीं देता था, लेकिन आज वो अपनी इस लैब को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है देखो तुम। लेकिन अब यहाँ पर वो यानी कि जून को सारी की सारी बातें बताते हैं आखिरकार ये फॉर्मूला किस तरीके का है, और यहाँ पर फैंग का फॉर्मूला किसी को भी काफी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो भी ये सुनकर हैरान होती है। फैंग कहने लगता है अभी मैं इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, सबसे पहले इससे बनने वाली मेडिसिन को मेरे दोस्तों पे यूज किया जाएगा, जिसके बाद ही हम इस फॉर्मूले को बेचने के बारे में सोचेंगे। इसी के साथ ही वो कहने लगती है क्या ये मेडिसिन तुम मुझे भी दे सकते हो। फैंग कहने लगता है हाँ ये मेडिसिन मैं तुम सभी को दूंगा, और यहाँ पर वो इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा शांत हो जाता है। तभी यहाँ पर जो कहता है तुम इसे अभी क्यों नहीं बेचना चाहते, लेकिन फैंग इसके बारे में उसे कोई भी रीजन नहीं बताता, लेकिन उसको पता होता है अगर वो अभी से इसे बेचना स्टार्ट कर देगा तो जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कर बढ़ जाएंगी। इसी के साथ ही उसे फोन आने लगता है। वो इस फोन को देखता है और कहता है आखिरकार अब क्या हुआ। तभी टीचर का एक मैसेज आया होता है जिसमें उन सभी को एक ट्रेनिंग एरिया में ले जाया जा रहा था, जिस जगह पर ले जाकर उन सभी को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और यहाँ पर काफी सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं हम उस जगह
पर जरूर आएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखकर फैंग कहने लगता है अभी मैंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम अभी जाने वाले हैं ट्रेनिंग एरिया में, क्योंकि उस जगह पर ट्रेनिंग करनी है। हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट आने वाले, लेकिन कुछ गिल्ड्स और टीम्स भी आएंगी उस जगह पर, जो कि अकेले उस जंक्शन में जा सकती है। वो लड़की जो कि यहाँ पर जो कि बहन है, वो कहने लगती है क्या वो मेडिसिन हम पहले ले सकते हैं, क्योंकि उस टेस्ट के लिए भी काफी लंबा टाइम लगने वाला है। तभी यहाँ पर जो कहता है वो चीज तो वो तुम्हें देने ही वाला है, लेकिन फैंग इस जगह पर अपने मन में और मेडिसिन और फॉर्मुलाज के बारे में सोचता है और कहने लगता है शायद से जो बाकी फॉर्मुलाज मेरे पास इस टाइम पर है वो भी इसी तरीके के होंगे और वो भी आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, इसीलिए उनका भी यूज अब मुझे करता रहना है। लेकिन उनका यूज करते हुए काफी सारे जो दुश्मन है अब उनकी नजर मेरे ऊपर होगी, जो कि मुझे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, लेकिन फिर भी मुझे इन सारी चीजों को करना होगा। और वो इन सारी चीजों को सोचते हुए कहता है चलो ठीक है, अब इन सारी चीजों की चिंता नहीं करनी, सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को बूस्ट करना है। फैंग इस जगह पर कहने लगता है तुम लोगों के पास एक जियान नाम का बंदा है जो कि स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं उसको भी ये मेडिसिन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर वो इसी चीज के बारे में बात करते हुए उन सभी को इन सारी चीजों के बारे में बताता है कि वो किसको ये मेडिसिन देने वाला है। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है तुम सही में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने हमारी पूरी टीम के बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद। यू इन सारी चीजों कहने के बाद चुप हो जाती है, लेकिन फैंग इस जगह पर सोच रहा होता है मैं जितने ज्यादा लोगों को अपना दोस्त बनाऊं उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। वो इन सारी चीजों को सोच रहा होता है अभी। और इसी के बाद जू कहता है लेकिन इन मेडिसिन को बनाने में मुझे टाइम लगेगा, लगभग मैं मंडे तक ही तुम्हें ये मेडिसिन दे पाऊंगा। इसके साथ ही फैंग भी कहने लगता है अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग मिशन ट्यूसडे को है, इसीलिए तुम मंडे तक इन सारी की सारी मेडिसिन को तैयार कर देना। इन मेडिसिन को लेने के बाद हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो ये कहने के बाद शांत हो जाता है और कहने लगता है मुझे ये मेडिसिन डू को भी देनी होगी, ताकि वो भी अपने एक्सपीरियंस को बनाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन यू इस जगह पर कहने लगती है हम भी उस ट्रेनिंग मिशन में जाने वाले हैं, इसीलिए तुम हमारी टीम की तरफ से आने वाले हो, ना कि स्कूल की तरफ से। ये सुनने के बाद ये फैंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं उस ट्रेनिंग मिशन में आने वाला हूँ। और इसी तरीके से अब ये लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं सबसे पहले इस जगह पर उस मेडिसिन को लेने के बाद हम लोगों के पास उसका टेस्ट करने का भी टाइम होगा। यहाँ पर फैंग इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनने के बाद शांत हो जाता है और कहने लगता है ये लोग इस तरीके की बातें करेंगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो खामोशी से इनकी बातों को सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, ये सीन होता है ट्यूसडे का, जिस दिन वो ट्रेनिंग मिशन होने वाला होता है। फैंग बात कर रहा होता है यू से और यू से कहता है आखिरकार तुम लोग इस जगह पर कब आने वाले हो। यू कहने लगती है तुम्हें कुछ देर रुकना होगा इस जगह पर, उसके बाद ही हम लोग उस जगह पर आ पाएंगे। हमें बस को दिखाया जाता है जो कि स्कूल बस होती है, लेकिन ये फैंग के पास से गुजर जाती है और इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि फैंग स्कूल की तरफ से इस ट्रेनिंग मिशन में नहीं आ रहा, बल्कि वो एक टीम की तरफ से आ रहा है। जितने भी बच्चे इस जगह पर होते हैं वो कहने लगते हैं क्या वो इस जगह पर फैंग है, क्या वो इसमें नहीं आने वाला। तभी एक लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है उस जैसे कमजोर इंसान इस जगह पर आएगा जिसने इस जगह पर कुछ भी नहीं किया अभी तक, वो एक बेकार कचरा है, उसको तो इस जगह पर कोई भी मार डालेगा, वो इस जगह पर आकर करेगा भी क्या, वो तो मारा जाएगा उन सभी के हाथों से। हमें सीन दिखाया जाता है उस ट्रेनिंग एरिया का सीन, जहां पर एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हुआ था। इसी के बाद इन लोगों की गाड़ी भी इस जगह पर पहुंच जाती है, इनके साथ टीचर क्वी होती है। टीचर इस जगह पर कहने लगती है अभी तुम लोग उस जगह पर नहीं जा सकते, तुम्हें 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। वो बंदा पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। वो बताती है कुछ टीम्स पहले इस जगह पर आने वाली है जो कि उसके अंदर जाएंगी, जिसके बाद ही तुम लोग जा सकती हो। ये सुनने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाती है और कहने लगती है लेकिन इसके बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहिए था। तभी वो देखता है इस जगह पर फैंग को, जो लड़का इस जगह पर पहले फैंग की बुराई कर रहा था, वो फैंग को देखता है यू की टीम के साथ। वो कहने लगता है लेकिन फैंग आगे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये टीम तो डीपर पार्ट में जाने वाली है। टीचर बताती है जो फैंग है वो इनकी टीम के साथ अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो डीपर पार्ट में जाने वाला है और तुम लोग खाली आउटर पार्ट में ही रहोगे। लेकिन वो लड़का कहता है वो तो काफी ज्यादा कमजोर है, वो डीपर पार्ट में जाने के बाद मारा जाएगा, उसे उस जगह पर नहीं बेचना चाहिए। टीचर कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के गालियां देने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार इस जगह पर इस तरीके का लड़का मिस यू के साथ कैसे रह सकता है, ये तो इस जगह पर एक बेकार कचरे और ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है, और भी ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक बंदा कहने लगता है क्या तुमने कहा इस जगह पर यू उस जगह पर जा रही है, क्या ये वही लड़की है इस जगह पर जो कि सुपरनोवा लिस्ट में 5th नंबर पर है। वो बंदा बताता है हाँ इस जगह पर यू सुपरनोवा लिस्ट में 5th नंबर पर है। और वो लोग भी आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इन लोगों के बारे में नहीं पता होता। एक बंदा कहने लगता है ये लोग इस जगह पर आकर क्यों आए हैं और इतना ज्यादा अकड़कर आगे की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या इन लोगों को लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस लड़के की हिम्मत कैसी हुई गॉडेस का नाम इस तरीके से लेने की। लेकिन जो उसके बगल में खड़ी हुई लड़की होती है वो कहती है क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये तीनों के तीनों सुपरनोवा रैंकिंग में है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है मैं इनके बारे में नहीं जानता, क्या तुम मुझे इनके बारे में बताओगी। तभी वो लड़की इस जगह पर बताना स्टार्ट करती है और इसी के बाद ही बताती है कि इसमें जिस लड़की को तुम देख रहे हो जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसका नाम मोकिंग चैन है और वो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है और वो यू से ऊपर है। इसी के बाद ही वो सुपरनोवा लिस्ट में 3rd नंबर वाले बंदे की बात करती है जो कि इस जगह पर ली है, और ये दूसरा बंदा जो कि स्ट्रेंथ टाइप पावर को यूज कर सकता है और उसमें 2nd नंबर पर, यानी कि सुपरनोवा लिस्ट में 2nd नंबर पर यून है जो कि इस जगह पर इन सभी को लीड कर रहा है इस टाइम पर। और इसी के साथ ही इनकी टीम भी अंदर की तरफ चली जाती है, जिस जगह पर फैंग अपने टीम मेंबर से बात कर रहा होता है इस जगह पर, और उन लोगों की बात अच्छी चल रही होती है। जिस जगह पर वो जियान को भी वो मेडिसिन दे देता है और कहने लगता है इसको पीने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब इस जगह पर वो तेजी से चिल्लाता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग
अमेजिंग है, लेकिन इस जगह पर जो जू की बहन होती है वो उसे एक थप्पड़ मारती है। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर जियान कहने लगता है ये चीज काफी ज्यादा महंगी होगी, आपको मुझे ये चीज नहीं देनी चाहिए। जू कहता है नहीं, मैंने इस चीज को नॉर्मल मेडिसिन के साथ ही बनाया है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बनाने की कॉस्ट के बारे में है, लेकिन अगर इसे बेचा जाए तो सही में ये काफी ज्यादा महंगी होगी। ये सुनने के बाद वो कहता है इसके लिए धन्यवाद इस जगह पर, लेकिन जू बता देता है कि ये मेडिसिन और किसी ने नहीं बल्कि फैंग ने दी है। तो वो फैंग को भी थैंक्स कहने लगता है और कहता है मैं आज के बाद तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा और इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा आगे आने वाले टाइम में। फैंग भी इसके लिए खुश हो जाता है। यू इस जगह पर कह रही होती है इससे पहले फैंग का कोई भी दोस्त नहीं था, जितने दोस्त अभी उसके बन गए हैं उनमें से एक भी नहीं, बल्कि पूरी एकेडमी के अंदर उसका मजाक बनाया जाता था, उसे कचरा एक ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाता था। सभी लोग उसे इस जगह पर एक बेकार इंसान समझते थे, क्योंकि जब 16 साल की उम्र में उसने सबसे पहले टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में वो फेल हो गया था, जिसके बाद वो 18 साल की एज में इस जगह पर अवेकन हुआ, जिस वजह से सभी लोग उसे कचरे के सिवा और कुछ भी नहीं समझते। लेकिन फिर भी वो सभी की मदद करना चाहता है, सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता है, और मैं चाहती हूँ इसकी खुशी इसी तरीके से बनी रहे। फैंग भी इस जगह पर अब बात करने लगता है। यू इस जगह पर कहती है मुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो अपनी टीम से कहती है चलो ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, इस जगह पर जिस तरीके से मैं तुमसे कह रही हूँ उसी तरीके से काम करना। वो फैंग से स्पेशली कहती है तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं करने वाले, बस तुम्हें खड़ा रहकर इस जगह पर सारी चीजों को देखना है, आखिरकार सारी चीजें किस तरीके से चलती है। और वो ये भी बताती है डिफेंस में सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारे लिए टैंक के रूप में काम कर सके, इसीलिए सभी लोगों को अटैकिंग में फोकस देना है और अपने डिफेंस में भी। इसके लिए सभी लोग इस जगह पर हाँ करते हैं और कहने लगते हैं बॉस हम आपकी सारी की सारी बातों को समझ चुके हैं, आपको अपनी बातें दोबारा से दोहरानी नहीं पड़ेंगी, आप चिंता ना करें, हम इस जगह पर अपने प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। फैंग भी कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे रिलम को एक ही बार में खत्म कर दूं, लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला है। हमें दिखाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स जिनका वो सामना करने लगते हैं। यू इस जगह पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए बाकी सभी लोग भी अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जबकि फैंग को एक जगह पर खड़ा कर रखा गया था, वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर रहा होता, जबकि अभी भी इस जगह पर फाइट चल रही होती है। वो लड़की इस जगह पर अपने मैजिक का यूज करते हुए, यानी कि अपने पावर का यूज करते हुए सभी को हील कर रही होती है इस जगह पर, क्योंकि उसके पास हीलिंग टाइप पावर थी और बफ दे रही होती है सभी को, और वो कुछ देर के लिए उन सभी की पावर को एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट कर देती है। जियान इस जगह पर कहता है इस बूस्ट के बाद तो मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, और वो अपने एक्स के साथ एक जोरदार हमला करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और इस हमले के साथ ही जो मॉन्स्टर होते हैं सामने वाले वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और इसी के बाद अब जितने भी मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे होते हैं वो लगातार उनका सामना कर उन्हें खत्म कर दे रहा था। जो की तरफ भी दिखाया जाता है जो अपने फायरबॉल अटैक से सभी को खत्म कर दे रहा था। उनके पास मैजिशियन भी नहीं था इस बार, क्योंकि झाओ को इससे पहले मार दिया गया था फैंग के थ्रू, और हम देखते हैं अभी भी फाइट चल रही होती है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मुझे लगता है हम लोग जल्दी किसी ना किसी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन हो जाएंगे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यही कह रहे होते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि यून की होती है। यून कहने लगता है कि तुमको ऐसा लगता है तुम लोग इतने जल्दी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम जैसे कमजोर लोग कभी भी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन नहीं हो सकते। इनकी ऐसी बात सुनकर जियान कहता है आखिरकार तुम कौन हो, और तभी यून सामने आता है और कहने लगता है मैं सुपरनोवा लिस्ट में सेकंड नंबर पर हूँ। तुम लोगों को हम लोगों के बारे में पता ही होगा, हम लोग पूरी की पूरी एक टीम है और इस जगह पर हम लोग अपनी टीम में काफी सारे और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। और वो इसी के बाद ही बताने लगता है एक बड़ी एकेडमी में ज्वाइन होना पहले से ज्यादा टफ हो चुका है और अब तुम में से कोई भी लोग बड़ी एकेडमी में ज्वाइन नहीं हो सकते। इसी के साथ ही ये सुनने के बाद तो वो सभी भी हैरान होते हैं, लेकिन इसको देखकर और भी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उनके सामने कोई नॉर्मल बंदा नहीं खड़ा था बल्कि यून खड़ा था जो कि सुपरनोवा लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, और ये नॉर्मली किसी भी सिटी में ऐसे ही नहीं जाता। जबकि इस जगह पर वो भी कह रहा होता है तुम इस जगह पर मुझे देखकर हैरान हो गए, लेकिन मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, मैं इस जगह पर कोई भी मसला क्रिएट करने के लिए नहीं आया। वो लोग भी सोच रहे होते हैं ये इस जगह पर मसला क्रिएट करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं आखिरकार। यूं तभी सामने आती है और कहती है ये टीम इस जगह पर मेरी है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर दिक्कत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस जगह से अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम लोग इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले और ना ही हम लोग इस जगह पर फाइट करना चाहते हैं। लेकिन वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी टीम में रखना चाहता हूँ, क्या तुम इस जगह पर हमारी टीम में आना चाहती हो, क्योंकि हमारी टीम में तुम जैसे लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं कि वो यू को अपनी टीम में आने का ऑफर दे रहा है, लेकिन यू इस जगह पर मना कर देती है और कहती है मेरे पास अपनी एक टीम है, मैं इस टीम में इस जगह पर खुश हूँ और मैं इसी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तभी वो कहता है लेकिन इस टीम के साथ तुम किसी भी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन नहीं हो सकती, क्या तुम्हें नहीं पता हमारी कंट्री के अंदर जो 3 बड़ी एकेडमीज है उन्होंने एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें जो भी टीम जीतेगी वो उसी को इस जगह पर अपनी एकेडमी में आने देंगे। लेकिन यू इस जगह पर कहती है मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सुना है उसमें काफी सारे पावरफुल स्टूडेंट आने वाले जो कि सुपरनोवा लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपरनोवा लिस्ट वाले बच्चों से। तभी वो कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, तुम्हारे साथ जो झांग है जो कि सुपरनोवा लिस्ट में 14th नंबर पर है, मैं उसे भी इस जगह पर अपने साथ रख सकता हूँ। तभी वो बताने लगता है जो बड़ी एकेडमीज है वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है और वो कुछ ही स्टूडेंट को अपनी एकेडमीज में रखने वाली है, इसीलिए तुम लोगों को इस ऑफर को मान लेना चाहिए। तुम मेरे साथ उस एकेडमी में जा सकती हो, क्योंकि अगर हमारे पास इतनी मजबूत टीम होगी तो हम नंबर 1 वाले यानी कि सुपरनोवा लिस्ट में नंबर 1 वाले इंसान की टीम को भी हरा सकते हैं। वो इसी तरीके की बात कर रहा होता है और यू को कहता है मैं तुम्हें अभी भी ऑफर दे रहा हूं, तुम मेरी टीम में आ सकती हो और मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि इस टीम के साथ तो कभी भी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकती जिस लेवल पर मेरी टीम के साथ आकर तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। अब वो लोग भी इस जगह पर घबरा रहे होते हैं कि सही में इस जगह पर यून की टीम को ना
हाथ छोड़ दे। वो इसी तरीके से बात करते हुए उसकी टीम की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। यू इस जगह पर अपने वेपन को रखती है और कहने लगती है मैं फाइट नहीं करना चाहती, तुम आगे जाना चाहते हो आगे जा सकते हो, लेकिन इस जगह पर तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। वो बंदा भी कहता है मैं भी इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता, मैं बस इस जगह पर बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो यू की दोस्त होती है वो उसे रोक लेती है और कहती है अगर इस जगह पर फाइट हुई तो हम ही लोग हारने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। जबकि हमें फैंग को दिखाया जाता है, फैंग इस जगह पर खड़ा होकर इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है इस जगह पर जो यू है वो बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही उसने एक हिडन क्लास को भी अवेकन कर लिया हो। ली तुरंत ही फैंग के सामने आते हुए कहता है तो तुम इस जगह पर इनके मैजिशियन झाव हो, तुम हमारी टीम में आना चाहते हो आ सकते हो। और वो इसी तरीके से कहता है तुम इस जगह पर हमारी टीम में पक्का होगे, और एक क्रीपी स्माइल देने लगता है। लेकिन जो फैंग होता है वो भी इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था अब इस जगह पर फाइट होना पक्का है और इस जगह पर फाइट जरूर होगी। लेकिन जियान सामने आता है और कहता है वो इस जगह पर वो नहीं है जिसको तुम इस जगह पर ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम इस जगह पर चले जाओ। लेकिन ली इस जगह पर कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे रोक सकते हो इस जगह पर? तुम मेरे सामने एक चींटी के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं। और एक जोरदार पंच मारता है। उसको पंच को रोकने के लिए जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करता है, क्योंकि वो भी इस जगह पर एक स्ट्रेंथ टाइप वाला अवेकनर है, इसीलिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने के बावजूद वो हार जाता है। इस जगह पर जो यू होती है वो कहने लगती है तुम इस जगह पर फाइट को स्टार्ट कर रहे हो और ये फाइट तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। लेकिन वो बंदा इस जगह पर हंसते हुए कहता है ये फाइट तुम लोगों ने स्टार्ट करी है तो अब इस जगह पर इसका परिणाम भी तुम्हें सहना होगा। और वो यू की इस तरीके की बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है अब इस जगह पर फाइट तो होके रहेगी और तुम में से कोई भी इस जगह पर नहीं बचने वाला, तुम्हारा जो ये साथी है वो भी अब इस जगह पर मरेगा। हम इस जगह पर जियान को देखते हैं जो कहने लगता है तुम मसला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई मसला क्रिएट नहीं किया, उसको छोड़ दो इस जगह पर, वो बिल्कुल भी नहीं है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। अब इस जगह पर फैंग को भी समझ में आ चुका था ये लोग इस जगह पर ऐसे तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। वो बंदा इस जगह पर लूजर का सिंबल दिखाते हुए कहता है तुम लूजर्स इस जगह पर हम लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो अब इस जगह पर जियान वापस से खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ पंच मारने लगता है। लेकिन वो बंदा वापस से जियान के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अब तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब फाइट स्टार्ट हो चुकी थी दोनों टीम्स के अगेंस्ट। लेकिन इसी के बाद ही जो जियान होता है वो भी घबरा जाता है, क्योंकि ली के पंच का जो पावर होता है वो अब उसे फील होने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही अब सामने आ जाता है फैंग और फैंग सामने आते हुए उस पंच को रोक लेता है और इसी के साथ ही वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की फाइट दिखाई जाएगी और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या ली इस जगह पर सभी लोगों के सामने अपनी पावर्स को शो करेगा या फिर नहीं। और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 4 के लाइक एम और इस जगह पर 600 कमेंट का टारगेट है, उसे कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा। ओके बाय गाइस।